नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 17 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले 3 वीडियो में हमने मुद्रा का परिचय, मुद्रा का विकास, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य, वित्तीय प्रणाली एवं संस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं भारत में कार्यरत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार हैं। वित्तीय संस्थाओं में सबसे पहला स्थान बैंकों का आता है। बैंक में हम अपना एक खाता खुलवाते हैं और जिसमें पैसा जमा करते हैं। संभवतः आप में से अधिकतर लोगों का बैंक अकाउंट होगा जिसमें आपकी छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होती है। आधुनिक युग में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंकों का विशेष महत्व है। सामान्यतः बैंकों को लोगों का धन जमा करने और उसे जरूरतमंदों को ऋण के रूप में देने का कार्य करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सभी आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः बैंकों के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। बैंकों का कार्य मुद्रा के लेन देन के साथ साथ साख निर्माण करना भी है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बैंक मुद्रा और साख का व्यवसाय करने वाली संस्था है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसी अनेक बैंक कार्यरत हैं। सन 1991 के बाद निजी क्षेत्र में भी अनेक बैंक स्थापित किए गए। उदाहरण के लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक, इंडस बैंक इत्यादि। ये सब निजी क्षेत्र की बैंक हैं जो कि सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती हैं बल्कि निजी कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र में बैंकों का कार्यक्षेत्र भी बहुत अधिक बढ़ गया है। वित्तीय संस्थाओं के रूप में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं बीमा कंपनियां। बीमा जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। क्या है? जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। मानव जीवन के साथ साथ वस्तुओं, सेवाओं और व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा होता है। बीमा कंपनियां प्राप्त धनराशि का विभिन्न उत्पादक कार्यों में निवेश करती हैं। इससे देश का आर्थिक विकास होता है। सन 1991 से बीमा का क्षेत्र भी निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। अब भारत में सरकारी बीमा कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट बीमा कंपनियां भी काम कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीमा होता क्या है। बीमा एक जोखिम का सुरक्षा कवच है। मान के चलिए आपने अपने जीवन पर कोई बीमा पॉलिसी ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो होगी, लेकिन उस मृत्यु के बदले में बीमा कंपनी आपके परिवार को या आपके द्वारा जिसको नॉमिनेट किया जाएगा उसको कुछ धनराशि जो आपने बीमा में ली होगी उस धनराशि को प्रदान कर देगी, जिससे कि आपके ना होने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति आपके परिवार को मिल जाए। वित्तीय संस्थाओं में दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो हैं साहूकार। साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। साहूकार 2 प्रकार के होते हैं, कृषक साहूकार या जमींदार तथा व्यावसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार देने का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में कई लोग होते हैं जो अपने पैसे को उधार देते हैं और उसके बदले में ब्याज लेते हैं। व्यावसायिक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता है। ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। यह उत्पादन व उपभोग दोनों कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। मतलब अगर मान के चलिए आपको
किसी फसल को बोने के लिए पहले आपको उसमें लागत लगानी होती है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये साहूकार आपकी आवश्यकता पूरी कर देते हैं और जब आपकी फसल कट जाती है तो वह आपसे ब्याज सहित वसूल कर लेते हैं। ऋण जमानत लेकर और बिना जमानत दोनों प्रकार के दिए जाते हैं। जमानत के रूप में वह आपका मकान अथवा जमीन को गिरवी रख लेते हैं और इसके पश्चात आपको ऋण प्रदान करते हैं। साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम है। इसका प्रमुख कारण इनकी दोषपूर्ण कार्य प्रणाली है, जिसमें इनके द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली जाती है। जो भी यह ऋण देते हैं उसका ब्याज ज़्यादा लेते हैं। अग्रिम ब्याज लेना यानी कि यह ब्याज पहले ही ले लेते हैं। हिसाब में गड़बड़ी, मतलब जिन किसानों को यह उधार देते हैं उनके हिसाब में गड़बड़ी कर देते हैं। क्योंकि किसान कम पढ़ा लिखा होता है, वह इनके झांसे में आ जाता है और जो इन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया वही सही माना जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऋण किसान ने लिया ही नहीं है उसको भी ब्याज सहित इनको चुकाना पड़ता है। बेकार कराना, इसके अलावा ये लोग किसानों से या दूसरे लोगों से जो उधारी नहीं चुका पाते हैं उनसे बेकारी करवाते हैं। अतः सरकार ने साहूकारों पर नियंत्रण लगा दिया है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगली वित्तीय संस्था के रूप में जो कार्य करते हैं वो हैं जमींदार। इस प्रथा का प्रारंभ 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। जमींदार बड़े भूस्वामी होते हैं। इनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना था। ये किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे। जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण भी दिया करते थे। इनके द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर बहुत ऊंची होती थी। इनके द्वारा दिए गए उधार की शर्तें भी काफ़ी कठोर होती थीं। ये ऋण वसूली में निर्दयता का व्यवहार करते थे, जिससे किसानों का शोषण होता था। फलस्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। वित्तीय संस्थाओं में अगला स्थान है स्व सहायता समूहों का। स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो आपस में मिलकर बना लेते हैं। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है। बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है वह खाता समूह के नाम पर होता है। मतलब यह खाता किसी व्यक्ति के नाम पर ना होकर एक समूह के नाम पर होता है। सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। प्रायः समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती। अतः समूह सदस्यों को बचत की ऐसी विधि सिखाता है जो सदस्यों को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त हैं। समूह सदस्यों को कम ब्याज दर पर आसानी से छोटे ऋण उपलब्ध करवाता है। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। समूह की बैंकिंग संबंधित गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंक से जोड़ना है जिनको अभी तक अनदेखा, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा से दूर हैं, उनको आर्थिक गतिविधियों में जोड़ने के उद्देश्य से स्व सहायता समूहों का गठन किया जाता है। देश में स्व सहायता समूह महिलाओं का हो सकता है, पुरुषों का हो सकता है, या फिर महिला और पुरुष दोनों का ही मिश्रित हो सकता है। परंतु यह देखा गया है कि महिला स्व सहायता समूह ही अधिक सफल रहे हैं। स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य। किसी भी स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला उद्देश्य है सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना का विकास। जब एक समूह बनता है तो अधिकतर लोग मिलकर सामूहिक रूप से संगठित होते हैं और एक साथ कार्य करने की भावना उनके अंदर विकसित होती है। दूसरा जो उद्देश्य है वह है सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना। स्व सहायता समूह के माध्यम से
जो सदस्य होते हैं उनसे प्रति माह कुछ निश्चित राशि बचत के रूप में प्राप्त की जाती है। इससे उनके अंदर बचत करने की भावना विकसित होती है। तीसरा कार्य है सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। इन समूह के जो भी सदस्य होते हैं उनको यह समूह ऋण देते हैं और उनके लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन समूहों का अगला कार्य है सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास। जब ये सदस्य छोटी छोटी बचत करके कुछ पैसा एकत्रित करते हैं और इसके पश्चात ऋण लेकर अपना खुद का रोजगार प्राप्त करते हैं तो इनके अंदर स्वावलंबन की भावना विकसित होती है और ऐसी स्थिति में ये लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। स्व सहायता समूह का अगला कार्य है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति पैदा करना। स्व सहायता समूह का अगला कार्य है सरकार, बैंक तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना आदि। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक स्व सहायता समूह के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों का एक ठोस क्षेत्र विकसित हुआ है। इन बैंकों में अब 60 लाख कर्जदार हैं जो बांग्लादेश के 40,000 गांवों में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1970 में मोहम्मद यूनिस द्वारा की गई थी। इन ग्रामीण बैंकों ने गरीबों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्य के लिए मोहम्मद यूनिस को सन 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्व सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधाओं के लिए विस्तार में बांग्लादेश को बहुत अधिक सफलता मिली। भारत में भी इसका विस्तार संपूर्ण देश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है। लक्ष्मी वाहिनी के नाम से यह संस्था एक गाड़ी में चलते फिरते बैंक का कार्य करती है। इसकी पूंजी 1 करोड़ रुपये है और यह गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। अगली वित्तीय संस्थाएं हैं चिट फंड। चिट फंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। दक्षिण भारत के गांवों में यह बहुत लोकप्रिय है। वहां यह संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित है। चिट फंड भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है। इसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। ये सदस्य पूर्व निर्धारित समय अंतराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। फिर इस एकत्रित धन राशि की सदस्यों के बीच नीलामी की जाती है। इस नीलामी में जो सदस्य सबसे ऊंची बोली लगाता है उसे एकत्रित धनराशि सौंप दी जाती है। इस प्रकार की चिट फंड योजनाएं किसी पंजीकृत वित्तीय संस्था या कुछ मित्र या कुछ रिश्तेदार आपस में मिलकर भी चलाते हैं। उद्देश्य में भिन्नता के साथ साथ अलग अलग तरह की अनेक चिट फंड योजनाएं देश में चल रही हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने प्रमुख वित्तीय संस्थाओं जिनमें बैंक, बीमा कंपनी, साहूकार, जमींदार, स्व सहायता समूह, चिट फंड योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।